जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर क्रिएटिव स्टडीज़ के नए एपिसोड में। आज की इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे BHDLA 135 BHDLA 135 के यूनिट 12 इकाई नंबर 12 को देखेंगे आज के इस सेशन में। हम लोग इससे पहले यूनिट 1 से 11 तक देख चुके हैं। जो भी अभी तक 1 से 11 तक कवर नहीं किए हैं उसको ज़रूर कवर कर लीजिए। इसका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है BHDLA 135 के नाम से। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आसानी तरीके से सारे के सारे क्लासेस कर सकते हो। और आज की सेशन में हम लोग देखेंगे इकाई नंबर 12 चैप्टर नंबर 12 को देखेंगे। इसमें कहा जाता है विधि एवं प्रशासन की भाषा तथा पारिभाषिक शब्द का अर्थ, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, इसमें कहा जाता है राजभाषा हिंदी और हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति को हम लोग इस सेशन के माध्यम से जानेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या कहा जाता है इस टॉपिक्स के में, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तो उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे कि राजभाषा हिंदी के बारे में जानेंगे। इसमें कहा जाता है कि आपके मन में यह जानने की जिज्ञासा जरूर हुई होगी कि हिंदी भाषा किस प्रकार बनी है, हिंदी जो है राजभाषा किस प्रकार बनी है, इसका स्वरूप क्या है, यह इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। इस पाठ में हम आपको ये बताने के प्रयास करेंगे कि भारतीय संविधान में राजभाषा के संबंध में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है कि यह व्यवस्था किस प्रकार हुई है तथा किस प्रकार लागू किया गया है। ठीक है, उसी प्रकार जैसे कि आपने ध्यान दिया होगा कि जैसे ही मान के चलो आप कोई भी विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटीज़ में आप आवेदन पत्र यानी कि जो नामांकन पत्र होती है, एडमिशन जो होती है, उस समय जो आप फॉर्म फिलअप करते होंगे तो उस समय आपको 2 भाषाओं में आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, यानी कि दिया जाता है। उसमें से आप किसी एक पर चयनित करते हैं, चाहे आपको हिंदी में हो या तो इंग्लिश में, यानी कि दोनों में दिए जाते हैं। ठीक है, आपको मिलता है इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में मिलता है, छपा होता है आपको। और ओके, उसी प्रकार मतलब फॉर्म में छपाए दिए होते हैं ताकि आप अपनी सुविधाओं के अनुसार आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में दिए जाते हैं। और जैसे कि आप लोग मनी ऑर्डर फॉर्म करते होंगे, रेल यात्रा के समय में आप करते होंगे फॉर्म फिलअप, तो उस समय भी हिंदी और इंग्लिश दोनों मात्रा में मिलती है, दोनों भाषाओं में मिलती है। ठीक है, रेल यात्रा करते समय आपने गौर किया होगा कि यात्रियों के लिए सभी सूचनाएं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में छपी रहती है। विभिन्न कार्यालयों में के नामों के बोर्ड में भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में छपे होने देखे जाते हैं। और कई आपने देखा होगा कि बोर्ड जो 3 भाषाओं में छपे हैं। और हो सकता है कि आपके मन में सवाल उठता होगा कि फॉर्म जो है यह सूचनाएं 2 भाषाओं में क्यों है। देखिए, इसमें समझाने योग्य कुछ बातें नहीं, आई होप कि आप सभी इतना समझ रहे होंगे। ठीक है, ये इसमें सिर्फ आपको बताया जा रहा है, आपको जो आपके मन में सवाल ये होनी चाहिए इसके बारे में बताया जा रहा है। इसमें कुछ समझाने योग्य नहीं है, इसमें सिर्फ प्रश्न उठता है, ऐसा क्यों, ऐसा क्या, ऐसा कब, ऐसा काहे। ठीक है, इस प्रकार के सवाल इसमें उठते हैं। ठीक है, तो इसमें समझाने योग्य बातें नहीं है। और कहा जाता है और फिर हिंदी और अंग्रेजी में ही क्यों, यानी कि और अन्य भाषाओं में क्यों नहीं, बंगाली में क्यों नहीं, मराठी में क्यों नहीं, भोजपुरी में क्यों नहीं, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में ही क्यों। आप में सिर्फ सवाल उठ रहे हैं राजभाषा में। ठीक है, और कहा जाता है या फिर कार्यालयों के नाम बोर्डों के 3 भाषाओं में इस्तेमाल क्यों नहीं, 3 भाषाओं में क्यों नहीं, केवल 2 में क्यों, हिंदी और इंग्लिश में ही क्यों, अन्य भाषाओं में क्यों नहीं। और इस पार्ट में हम इसके बारे में जानेंगे, इसके सवालों के उत्तर को जानेंगे। अभी हम लोग सिर्फ सवाल देखें, इसमें कुछ नहीं जाने हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ आपके मन में ये सवाल होनी चाहिए, ये सवाल को भी हम लोग जाने हैं। अब हम लोग उत्तर की ओर जा रहे हैं। ठीक है, और कहा जाता है सबसे पहले हिंदी का संवैधानिक स्थिति, जो अपना भारत देश की संविधान है उसमें हिंदी भाषा की क्या स्थिति है, इसके बारे में जानेंगे। ध्यानपूर्वक आप सभी सुनिए। संविधान सभा का निर्माण स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा ने काफ़ी बहस के बाद हिंदी भाषा को राजभाषा स्वीकार कर लिया। कहा जाता है कि भारतीय संविधान जो है, भारत का संविधान यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1947 के पश्चात, यानी स्वतंत्रता 1947 के बाद जो है 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संविधान के माध्यम से जो है बैठक हुई थी, उसमें जो है क्या किया था, हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। आपको ये डेट याद रखना है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, कोई भी एग्जाम्स में आपको ये पूछे जा सकते हैं कि हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा कब प्राप्त हुई। तो कहा जाएगा 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान में राजभाषा की संज्ञा दी गई। उसके बाद कहा जाता है 26 जनवरी 1950 को जो अपना देश में संविधान लागू हुआ और गणतंत्र की स्थापना के साथ साथ जो है ना भारतीय संविधान लागू हुआ। ठीक है, और हिंदी को सरकारी कामकाज की भाषा स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, हिंदी को क्या क्या सरकारी कामकाज के रूप में इसको स्वीकार कर लिया। कब? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, जिस दिन अपना संविधान लागू हुआ था। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सभी समझ चुके होंगे। और कहता है
कि किंतु जो अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी का प्रयोग एकदम शुरू कर देना संभव नहीं था। यानी अंग्रेजी के स्थान पर, जैसे अंग्रेजी के स्थान पर रिसेंटली मतलब उसी समय जो ना हिंदी का प्रयोग करना संभव नहीं था, पॉसिबल नहीं था। तो क्या क्या धीरे धीरे जो ना स्टेप बाय स्टेप इसका उजागर किया गया। और कहा जाता है ब्रिटिश शासन व्यवस्था का संचालन अंग्रेजी में होने के कारण सभी कानून अंग्रेजी में ही थे। और देखिए आज़ादी से पहले हम लोग किसका गुलाम थे? अंग्रेजों की। अंग्रेजों ने क्या किया था? अपना देश में गुलाम, मतलब कि वो गुलाम बना लिया था अपना देश को। और उन्होंने क्या किया था? अंग्रेजी भाषाओं को बहुत ज़्यादा उन्होंने इस्तेमाल किया और अंग्रेजी कानून ही लागू कर दिया था। तो जिसके माध्यम से ये हिंदी का प्रयोग करना काफ़ी ज़्यादा कठिन हो गया था शुरुआती तौर पर। और कहा जाता है कि सारी प्रशासनिक कार्यविधि का साहित्य अंग्रेजी में ही था। सभी कानून और साहित्य जो है अंग्रेजी में भाषा में था। और इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा का माध्यम जो है वो भी अंग्रेजी में ही था। कानून हो, शिक्षा हो, साहित्य हो, तमाम चीज़ें जो है ना वो अंग्रेजी में ही उपलब्ध थी। अंग्रेजी में कोई भी, हिंदी में कोई भी चीज़ उपलब्ध नहीं कराई गई थी। तो ऐसी स्थिति में भाषा को एकदम बदलने से असुविधा उत्पन्न हो सकती है। अब देखो अचानक आपको मान लो कि अचानक आपको कुछ नया करने के लिए कहा जाएगा। जैसे मान के चलो आप हिंदी भाषा के शब्द स्टूडेंट हो, अगर आपको अचानक बोल दिया जाए कि नहीं आपको संस्कृत में ही आपको एग्जाम देना पड़े, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे, बहुत बड़े शौक में रहोगे। ऐसा पॉसिबल भी नहीं हो सकता है। तो यही बातें इसमें कही गई है, ठीक है। और कहा जाता है अगले 15 वर्षों के लिए राजभाषा के रूप में अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी रखा। यानी कि आज़ादी के बाद भी 15 साल तक जो है इसका राजभाषा के रूप में किसको देखा गया? अंग्रेजी को देखा गया। ऐसे मान्यता तो 1949 ईस्वी को ही मिल गई थी, 14 सितंबर को हिंदी को। लेकिन वो धीरे धीरे जो है आगे बढ़ा, ठीक है। उसी तरह साथ ही संसद को यह अधिकार दिया गया कि वो 15 वर्ष की अवधि के बाद किन्हीं परियोजना के अंग्रेजी का प्रयोग जारी करने की व्यवस्था कानून के माध्यम से कर सकती है। और आगे हम संविधान की हिंदी भाषा के बारे में, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और संविधान सभा में राज्यसभा में संबंधी व्यवस्था, इसके मुख्य अंशों को हम नीचे उधर दिए गए अनुच्छेद 343 से 351 तक में इसके बारे में दिया गया है। तो हम लोग एक करके जानेंगे, ठीक है। जैसे राजभाषा अब जानेंगे हम लोग 343 जैसे बताया था, 343 से 351 तक है। तो सबसे पहले 343 ईस्वी के बारे में अनुच्छेद के बारे में जानेंगे। इसमें कहता है संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। यानी संघ का राजभाषा में जो है इसका प्रयोग हिंदी और राजभाषा देवनागरी के रूप में इसका प्रयोग किया जाएगा। और खंड क में, खंड फर्स्ट में कहा जाता है कि किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक संघ के उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिसके लिए संविधान से पूर्व उसका प्रयोग किया जा रहा था। यानी कहा जा रहा है कि संविधान से जो प्रारंभ हुई थी 1950 ईस्वी, तो उसके बावजूद उसके पश्चात जो है 15 वर्षों तक, लगभग 15 वर्षों तक बोले तो 1965 ईस्वी तक जो है ये अंग्रेजी भाषा का इसका प्रकोप चलेगा। और इसमें धीरे धीरे हिंदी का भी जो ना वार्तालाप होने लगेगा। संविधान में इसका पूर्व प्रयोग किया जा रहा था, जो अंग्रेजी में क्या था? प्रयोग किया जाता था। उसके बाद परंतु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान आदेश द्वारा संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का प्रयोग, हिंदी भाषा और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप में अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। और इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी संसद उस उक्त 15 वर्ष की अवधि में पश्चात विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा का या अंगों के देवनागरी रूप का प्रयोग करेंगे, ठीक है। कहा जाता है यानी कि संविधान के लागू होने के 15 वर्ष तक इसके सांसद जो होंगे, जो भी सांसद हैं, उसका अंग्रेजी का प्रयोग कर सकते हैं और इसके अलावा देवनागरी का भी प्रयोग करेंगे, ठीक है। और ऐसी परियोजना के लिए प्रयोग का उपबंध कर सकेगी जो कि ऐसी विधि में विनिश्चित दिए गए हैं। और कहा जाता है इस तरह देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा स्वीकृति हुई और धीरे धीरे क्या हुआ? हिंदी को क्या राजभाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान हुई और स्वीकृति प्राप्त हुई। और धीरे धीरे राजभाषा के संदर्भ में भारतीय अंकों के स्थान पर उसके अंतर्राष्ट्रीय रूप का प्रयोग होने लगा। जैसे कहा जाता है कि जैसे क्या होता था 1 2 3 जो है ना देवनागरी में ऐसे लिखा हुआ करते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। उसी प्रकार जो है ना ये आप ऐसा लिखा जाएगा, पहले ऐसे लिखा जा रहा था, अब ऐसा लिखा जा रहा है, ठीक है। उसी प्रकार आप देखेंगे अध्याय 2 में प्रादेशिक भाषाएं जो अनुच्छेद 345 में दिए गए हैं, 345 के बाद में दिए गए। कहा जाता है राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं, राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं यानी कि राजभाषा एक या उससे अधिक, ठीक है। और अनुच्छेद 346 ध्यानपूर्वक सुनना आप सभी, और अनुच्छेद 347, ठीक है, उपबंधों के अधीन रहते हुए, उपबंधों के इसके अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल या विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं का को या हिंदी को उस राजभाषा की सभी की नहीं
शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाली भाषाओं को के रूप में अंगीकार किया जा सकेगा। कहा जाता है 346 और 347 के अंतर्गत जो है ना अनुच्छेद 347 और इसमें जो ना उपबंध के अधीन रहेंगे और इसमें जो ना विधानमंडल हो, विधिमंडल हो, इसके द्वारा जो ना राज्य में जितने भी भाषाएं हैं उसमें हिंदी के साथ साथ अपने स्थानीय भाषा का भी प्रयोग कर सकेंगे, अंगीकार कर सकेंगे। उसी प्रकार आगे कहा जाता है परंतु जब उस राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना करे तो तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे राज्य में जो कोई भाषाएं हैं जब तक राज्य सरकार जो वो एक्सेप्ट ना कर ले तब तक वो जो ना राज्य में ही अपना ही भाषा बोले जाएंगे, प्रयोग करे जाएंगे, हिंदी का नहीं। ऐसा जरूरी नहीं कि हिंदी का ही प्रयोग करे और राज्य के जो ना मंडल हो, विधानमंडल हो, विधि द्वारा हो, ये मान्यता प्राप्त करने के बाद इसको एक्सेप्ट करेंगे। इसी प्रकार इस व्यवस्था के अनुसार राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी के नहीं शासकीय प्रयोजनों के लिए शासकीय राज्य को स्वीकार कर सकता है। कहा जाता है कि विधानमंडल हो या विधि द्वारा जो उस राज्य में जो है ना कोई भी राज्य में इसका प्रयोग तभी किया जाएगा उस भाषाओं का जब एक या एक से अधिक भाषाएं बोली जाएंगी या हिंदी को उस राज्य के सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, स्वीकार कर लिया जाएगा, उसके बाद ही इसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से कहा जाता है कि महाराष्ट्र के कुछ जिलों में, देखिए महाराष्ट्र के कुछ जिलों में जो कर्नाटक के सीमा लगते हैं, जो महाराष्ट्र के बहुत करीब है कर्नाटक, और जो कन्नड़ को ही किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए स्वीकार किया जा सकता है। और उसी तरह उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के सीमा लगते हुए जिलों में उड़िया और तेलुगु को भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार कहा जाता है 346 में कहा जाता है एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच प्रादेशिक राजभाषा होगी। संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्सम प्राधिकृत भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच प्रादेशिक की भाषा होगी। उसी प्रकार कहा जाएगा अब हम लोग 346 में कहा जाता है 47 में सॉरी किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध यदि इस निर्मित मांग के लिए किए जाते हैं तो राष्ट्रपति का समाधान हो सकता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त की जा सके। जैसे कहा जाता है ना किसी राज्यों में अगर बहुत सारे मतलब एक राज्य है, ठीक है, एक राज्य है, राज्य के अंतर्गत बहुत सारी जनसंख्या हैं, बहुत जनसंख्या होने के बाद इसमें जो जनसंख्याओं की मात्रा जिस भाषाओं को बोली जाएंगे उसको मान्यता प्राप्त होंगे, यह राष्ट्रपति के द्वारा ये समाधान हो सकता है। ठीक है, उसके बाद मान्यता प्राप्त की जाएगी। ठीक, उसी प्रकार अध्याय 3 में हम लोग देखेंगे अब उच्चतम न्यायालय के द्वारा। अब हम लोग प्रादेशिक भाषाएं को देखें, उसके बाद हम लोग उच्चतम न्यायालय जो ना कौन कौन भाषाएं को एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है, उसके बारे में जानेंगे। कहा जाता है आर्टिकल 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों विधेयकों आदि के लिए प्रयोग किए जाने वाली भाषाएं हैं। इस भाषा के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात का भी होते हुए भी जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी में ही होंगी। जब तक कहा जाता है कि उच्चतम न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो, जब तक इस अधिनियम के लिए प्रयोग नहीं किए जाएंगे, भाषा का प्रयोग नहीं होगा, तब तक जो भी फैसले होंगे, जो भी कानून होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, तमाम चीज़ें जो वो अंग्रेजी में ही होंगे। और इसमें खंड क में फर्स्ट में कहा जाता है संसद में प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन में पुनः स्थापित किए जाने वाली सभी विधेयकों या प्रस्तावित किए जाने वाले उनके संशोधन के संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित सभी अधिनियमों और राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रस्तावित सभी अध्यादेश और इस संविधान के अधीन अथवा संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन जारी किए गए सभी आदेशों, नियमों, विनियमों, उद्देश्यों के द्वारा अंग्रेजी भाषा में होंगे। यानी कहा जाता है जब तक ये 348 में कहा गया था जब तक ये राज्य में राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो एक्सेप्ट नहीं कर लेगा, हम लोग हिंदी बोलेंगे, राजभाषा हिंदी को मानेंगे, तब तक जो है ना जो भी चीज़ें होंगी वो तमाम चीज़ें जो है ना आपको इंग्लिश में ही मिलेंगे। वही कही है जैसे कहा गया था ना कि 15 वर्षों तक लगभग अंग्रेजी में ही सब कुछ किया गया था, तो उच्च न्यायालय भी इसको एक्सेप्ट किया। ठीक है, उसी प्रकार खंड 2 में जो है ना क में कहा जाता है उपखंड क में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है हिंदी भाषा या उस राज्य की शासकीय परियोजना के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग कर सकेगा। मतलब कहा जा रहा है
कि जो उपखंड के मतलब से जैसे राज्य के राज्यपाल हैं, राष्ट्रपति के द्वारा जो है ना वो सहमति पहले राज्यपाल को पूछे जाएंगे कि आपके कौन से भाषा बोले गए जाएंगे, हिंदी या आपके जो राज्य में जो भाषाएं बोली जाती है उसको जब तक राज्यपाल एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक राष्ट्रपति उस पर कुछ नहीं कर सकते। हिंदी हो या कुछ अन्य भाषाएं हो या अंग्रेजी हो, कन्नड़ हो, तमिल हो, मराठी हो, भोजपुरी हो, वो अपने अनुसार उसके राज्यपाल जो है ना राज्य के राज्यपाल के द्वारा किए जाएंगे। उसी प्रकार परंतु इस खंड को कोई बात ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय, डिग्री या आदेश के लिए लागू नहीं होगी। उसी प्रकार कहा जाता है खंड 3 में कि उपखंड ख में किसी बात के होते हुए भी जहां किसी राज्य के विधानमंडल ने उस विधानमंडल के पुनर्स्थापित विधेयकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रस्तावित आदेश में अथवा उपखंड में निर्दिष्ट किए जाएंगे आदेश में। ठीक उसी प्रकार जैसे अभी बताया कि राज्यपाल के अंतर्गत ही ये सब चीज़ें उपलब्ध होंगी कि राज्यपाल जब तक चाहेंगे तब तक वो जिस भाषा को मान्यता प्राप्त प्रदान करेंगे वही भाषाएं उसमें होगी, चाहे हिंदी हो या आपके शासकीय भाषाएं। ठीक है, उसी प्रकार ये सब चीज़ें इसमें दिए गए हैं। ठीक है, इस व्यवस्था के अनुसार जो है ना उच्चतम न्यायालय या तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय की सारी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में ही होगी तथा संसद के किसी भी सदन या राज्य के विधानमंडल के प्रत्येक सदन में प्रस्तुत विधेयकों या उनके प्रस्तावित संशोधनों की भाषा अंग्रेजी में ही होंगी। ठीक है, ठीक है, वही कहा गया है जो उच्चतम न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो या संसद हो, जो भी कार्य किए जाएंगे उससे तब तक में जब तक राज्य को मतलब कि हिंदी को राजभाषा नहीं प्राप्त कर दिया गया था तो तब तक जो है इसको क्या किया था वो हिंदी इंग्लिश में ही सब कुछ प्रदान किया गया था। ठीक है, तो वही बातें बार बार कही गई है, राज्यपाल और राष्ट्रपति के द्वारा ही इसमें लागू किए जाएंगे। उसी प्रकार कहा जाता है कि सभी अध्यादेश और सभी अधिकारी आदेश जो है नियमों हो, विनियमों हो या उपबंधियों हो या प्राधिकृत हो, ये सभी अंग्रेजी में ही होंगे। और कहा जाता है किंतु यह व्यवस्था अस्थायी न होकर संक्रमणकालीन व्यवस्था है, क्योंकि यह तब तक लागू रहेगी जब तक संसद कानून बनाकर अन्य कोई व्यवस्था न करे। राष्ट्रपति की सहमति से राज्यपाल हिंदी या राज्य की भाषा का इस्तेमाल उच्च न्यायालय की कार्रवाइयों के लिए प्राधिकृत कर सकते हैं, किंतु उच्च न्यायालय के निर्णय, डिग्री या आदेश अंग्रेजी में ही होंगे। ये सभी जैसे ही उच्च न्यायालय हो या उच्चतम न्यायालय हो, जहाँ भी हो, ये सभी वार्तालाप तो हिंदी में हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये सब जो भी कानून बनाए जाएंगे वो अंग्रेजी में ही होंगे। ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना। कहा जाता है कि जैसे आप कोर्ट में गए, बातचीत कर रहे हो, आप हिंदी में बात कर सकते हो, केस लड़ सकते हो, लेकिन वो सब चीज़ें जो होगी, वो निर्णय हो या डिग्री हो या आदेश हो, वो तमाम चीज़ें जो है ना क्या होगी, किस लैंग्वेज में होगी, इंग्लिश में ही होंगी। उसी प्रकार कहा जाता है राज्यों के विधानमंडल में विधेयक हो, कानून हो गया, अध्यादेश हो आदि के लिए सभी अंग्रेजी के बजाय किसी अन्य भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो है ना राज्य की कोई भी स्टेट की विधानमंडल हो या कानून हो या अध्यादेश हो, कोई भी चीज़ आप जो ना जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में ही करो, आप अपने इच्छानुसार हिंदी में भी कर सकते हो या अपनी राजभाषा के रूप में भी कर सकते हो। किंतु राज्यपाल के प्राधिकार में गजट के प्रकाशित अंग्रेजी अनुवाद में ही अंग्रेजी भाषा में ही प्रकाशित किया जाएंगे। लेकिन राज्यपाल जो होंगे, राज्य के राज्यपाल होंगे, वो जितने भी कानून बनाएंगे, जो भी चीज़ करेंगे, जो भी गजट देंगे, तो वो सभी की सभी चीज़ें जो है अंग्रेजी भाषा में ही ट्रांसलेशन किया जाएगा, अनुवाद करके लिखा जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सभी समझ रहे होंगे, समझ चुके होंगे। और कहा जाता है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश कि किस तरह से हिंदी भाषा को विकास दिया जा सकता है। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी के और 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं के प्रारूप, प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए यह आवश्यक अवांछनीय हो और वहाँ के शब्द भंडार के मुख्यतः संस्कृत से और गोतन अन्य भाषाओं से ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे। मतलब कहा जाता है हिंदी भाषा का जो विकास के लिए क्या निर्देश दिए गए, ये निर्देश दिए गए कि 8वीं अनुसूची में इसको ऐड किया जाए, हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रयुक्त किया जाए, इसमें शैली हो, पदों का आत्मसात करते हुए इसका जो है ना उपमान मतलब कि इसका पद को ग्रहण करें, हिंदी भाषा को हम लोग विकास करें, इसके बारे में निर्देश दिया गया है। ठीक है, चलो तो ये हो गया, यही बातें कही गई है। मणिपुर हो गया, आपका संविधान 14 में बताई गई है। और इस तरह से हम लोग इस टॉपिक, इस यूनिट में जो भी इम्पोर्टेंट था उसको भी हम लोग देख लिए। यही इम्पोर्टेंट है, इसके आपके पास बुक होगी या PDF होगा तो थोड़ा आप झलक देख लीजिएगा और ये सफिशिएंट है आप इस चैप्टर में। ठीक है, तो इस तरह हम लोग यूनिट 12 को भी कवर कर लिए हैं और यूनिट 1 से 12 तक, और लास्ट यूनिट बचा है जो कि कुछ ही समय बाद वो भी अपलोड हो जाएगी। और उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आप सभी के लिए सुविधा और
लाभदायक साबित होगी। और जो भी एक निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट के माध्यम से जो भी डाउट हो डाउट पूछिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।